हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। आप सभी को सर्वप्रथम नववर्ष की अनेकों मंगल कामनाएं। आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप सभी उन लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी हमारी कामना। तो हमारी जो प्रश्नोत्तरी का क्रम था वो यूपीएचएससी विज्ञापन 51 के संदर्भ में, आज उसी श्रृंखला में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आज का हमारा विषय है साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेट जेआरएफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या 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 होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या आज जो मैं जाता हूं। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? तो यशोधरा, साकेत, परिप्रवास, ये आपके ऑप्शन है। उर्वशी, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साकेत की पंक्तियां हैं। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का जो है उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, साकेत जो रचना है गुप्त जी की, उस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? साकेत रचना पर किसका प्रभाव है? ब्रह्म समाज का, पाश्चात्य साहित्य का, बौद्ध धर्म का या आर्य समाज का? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साकेत पर हमें आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा आज का कि साकेत के संदर्भ में आपको असंगत चुनना है कि कौन सा इसमें साकेत के संदर्भ में असंगत है। पहला है, साकेत का प्रकाशन 1931 में हुआ। दूसरा, साकेत की संस्कृत को, अंचल विशेष की संस्कृत को देश की संस्कृत से वे जोड़ना चाहते थे। मैथिली शरण गुप्त की साधना की चरम उपलब्धि साकेत रचना है उनकी। और अगला है, साकेत में गुप्त जी ने पारंपरिक प्रबंध काव्य के रूप पद्धति को तोड़ा है। और अगला ऑप्शन है हमारा सभी संगत हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, ये साकेत के विषय में सारी ही चीज़ें सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी संगत, यानी कोई भी असंगत नहीं है। जो बातें कही गई वो साकेत के संदर्भ में पूरी सही बैठती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। ये जो पंक्तियां हैं साकेत की, इनमें से कौन सा अलंकार है? आपको बताना है, अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आते हैं। हमारा जो अगला है प्रश्न कहता है, आपको आंसर पहले ही दिख गया, साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही न किया गया हो, आधुनिक युग का साहित्यिक परिवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की प्रारंभिक कड़ी मानकर चलता है। ये जो कथन है साकेत के विषय में किसका है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपके सामने ये थे। तो सही आंसर क्या है, ये जो कथन है, आपको जो कथन कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, आंसर आपको पहले दिखे या बाद में दिखे, हमारा मकसद सिर्फ आपके लिए कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप तक पहुंचाना है। तो ये कथन आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि साकेत के विषय में ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, गगन सागर में उठा क्या ज्वार है, पूर्व के ही भाग्य का ये भाग है, या नियति का राग पूठी सुहाग है। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान या विरोधाभास। तो सही है, इसमें है आंसर भ्रांतिमान अलंकार उन पंक्तियों में है। ठीक है, सातवां प्रश्न है जो, गुप्त जी के कवि संसार की प्रायः सभी नारियों को तो अबला के रूप में होता है, किंतु पुरुषों के तिरस्कार की चोट खाकर वही अबला प्रबला परिवर्तित हो जाती। मतलब कहने का कि गुप्त जी की जितनी भी रचनाओं की नायिका हैं या नारियां हैं, वो क्या हैं, अबला के रूप में हैं, लेकिन पुरुषों के तिरस्कार की चोट खा करके वही अबला सबला में परिवर्तित हो जाती है। ये कथन साकेत के विषय में या गुप्त जी के विषय में किसने कहा? नामवर सिंह, शुक्ल जी, रामविलास शर्मा या प्रोफेसर धर्मेंद्र ने। तो ये प्रोफेसर धर्मेंद्र जी का ये कथन है। आठवां क्वेश्चन है हमारा आज का कि गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उनको सही क्रम में आपको लगाना है। ये जो रचनाएं हैं, रंग में भंग, जयद्रथ व्रत, भारत भारती और पंचवटी, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सही आंसर क्या है, ABCD, यानी ये जिस क्रम में लिखी गई हैं उसी क्रम में सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में इनका
ईयर बताना है, प्रकाशन वर्ष आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न है, साकेत में रामकथा का क्रमबद्ध वर्णन न होकर रामायण के उपेक्षित व अव्यक्त प्रसंगों का ही विवेचन है। ये किसने कहा साकेत के विषय में? तो आपके लिए कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, ये शंभुनाथ सिंह जी का, बच्चन सिंह का या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? शंभुनाथ सिंह जी का ये कथन साकेत के विषय में है। अगला प्रश्न है, यदि इसका नाम उर्मिला रखा गया होता तो इसके रूप विन्यास में अंतराय की आवश्यकता न होती। साकेत रचना के विषय में किसने कहा? यानी जो रचना इन्होंने साकेत नाम जिस रचना का दिया, तो लेखक कहते हैं, एक लेखक ने कहा कि यदि इसका नाम साकेत न होकर उर्मिला रखा गया होता तो इसके रूप विन्यास में अंतराय की आवश्यकता न होती। किसने कहा ये बात? राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह है, रामचंद्र शुक्ल। तो इंपॉर्टेंट कथन है ये, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, यूं तो महाकाव्य के व्यापकता और महत्व के द्योतक कोई सुनिश्चित प्रतिमान नहीं हो सकते, किंतु साकेत काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है उन्हें देखते हुए साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा। कुछ और भी लंबा कथन था, मैंने इसको संक्षिप्त करने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये किसने कहा साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा? ये किसने कहा? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का उपरोक्त कथन है, जिन्होंने कहा कि साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा। अगला प्रश्न है, साकेत नवयुग का महाकाव्य है। किसने कहा साकेत नवयुग का महाकाव्य है? किसके द्वारा ये कहा गया? शंभुनाथ सिंह जी के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा, कमलाकांत पाठक या राजेश जोशी। तो सही आंसर होगा कमलाकांत पाठक जी ने ये कहा। 13वां प्रश्न है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो इस तरह की पंक्तियाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको उपमा, सांग रूपक, संदेह या भ्रांतिमान कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। और इससे आप इसको पकड़ भी सकते हैं, ये भ्रांति शब्द जो यहाँ पर आ रहा है इसी से आप इसको पकड़ भी सकते हैं कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। यानी भ्रम होता है नाक के मोती को, वो क्या समझता है? दाड़िम का वो समझ करके, यानी अनार का वो समझ करके दाना समझ लेता है, भ्रांतिमान भ्रम हो जाता है। अगला प्रश्न है, करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में आपको असंगत बताना है। क्या असंगत है? इन पंक्तियों में करुणा का मानवीकरण किया गया है, कवि ने उर्मिला के जीवन को कारुणिक बताया है, अलंकार श्लेष और वक्रोक्ति हैं। तो सभी बातें जो इसमें हैं वो सही हैं। करुणा क्यों रोती हो, तो यहाँ करुणा को क्या कहा गया? मानवीकरण कर दिया गया। कहा कवि करुणा को संबोधित करते हुए कहता है। ठीक है, उर्मिला के जीवन को करुणा में बताया है, इनका वर्णन। अगला हमारा 15वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में है। जन्म इनका कब हुआ? तो 3 अगस्त 1885 को चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। 16वां प्रश्न है, साकेत में प्रयुक्त छंदों के संदर्भ में आपको असंगत बताना है। ठीक है, तो पहला है हमारा पंचम सर्ग में, साकेत के पंचम सर्ग में त्रिलोकी छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और नवम छंद में, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। अगला है, नवम छंद में कुछ वर्णिक, कुछ मात्रिक और कुछ नवीन शैली के शब्दों का प्रयोग किया गया है और सभी संगत हैं। या अष्टम सर्ग राधिका छंद है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जितनी बातें यहाँ गई, पंचम में त्रिलोकी है, नवम में वर्णिक, मात्रिक, नवीन शैली के छंद हैं और अष्टम सर्ग में राधिका छंद का प्रयोग किया गया। सारी बातें यहाँ पर सही हैं। 17वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी युग का युग प्रवर्तक महाकाव्य है, समस्त हिंदी जगत को इसका गर्व और गौरव है। ये किसने कहा साकेत के विषय में? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने साकेत के विषय में कहा। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। महत्वपूर्ण ये भी पंक्तियां हैं साकेत की। 100 वर्षों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार असंगत चुनना है आपको। क्या असंगत है? राजा जनक का भौतिक आध्यात्मिक चिंतन बतलाया गया है, उर्मिला और सीता के महत्व को इन पंक्तियों में प्रतिस्थापित किया गया है, विरोधाभास अलंकार है,
और उपरोक्त पंक्तियों में गीतिका छंद है और ये पंक्तियां साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, गीतिका छंद है ये बात सही है, लेकिन ये नवम सर्ग की पंक्तियां नहीं है, ये पंक्तियां साकेत के अष्टम सर्ग की हैं। यानी इन पंक्तियों से साकेत के अष्टम सर्ग की जो कथा है वो पूर्ण होती है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी कैसा लगी, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे सभी को इस टॉपिक का लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर कल एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक बार पुनः सभी को नववर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। शुक्रिया।